हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ साइंस का क्वेश्चन याद करने वाले हैं आप लोग, जो कि एस.के. झा सर द्वारा लिखा गया यह बुक है, यूट्यूब बुक के नाम से जाना जाता है। तो आइए, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साइंस का सेट 2। तो सेट 2 देखेंगे, 1 हमने डाल दिया था। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अपरागामी तरंग में कण का आयाम न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है निस्पंद पर, बी में है प्रस्पंद पर, सी में है ए एवं बी दोनों पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्पंद पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समय विस्थापन आरेख वस्तु ए तथा बी की गति को प्रदर्शित करता है जो शून्य सापेक्ष चाल से गतिशील है। तो देखिए, शून्य सापेक्ष चाल से जो गतिशील है वह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ क्या है। संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ होता है प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ना, यानी संधारित्र की प्लेटों के आवेश जब बढ़ता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। ए में है कि वस्तु का भार अधिकतम है, तो वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी की सतह पर होता है। तो ए का 3 नंबर हो जाएगा आपका, ए का 3 नंबर। बी में देखिएगा वस्तु का भार घटता है, तो वस्तु का भार कहाँ पर घटेगा, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होने पर, यानी जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होगा तो क्या होगा कि उसका भार घटेगा, यानी वस्तु का। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। इसका देखिएगा कि वस्तु का भार बढ़ता है, तो सी का हो जाएगा कौन, तो जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होता है तब क्या होगा, तो वस्तु का भार बढ़ेगा, तो सी का 4 हो जाएगा। इसका देखिए डी में है कि घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक कहाँ होगा, तो शून्य बिंदु पर, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो देखिएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए विस्थापन x समय t ग्राफ में किसी वस्तु का सन्निकट निरूपण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है निर्वात में स्थित सरलोलक, बी में है जल में निमज्जित सरलोलक, सी में है बाह्य आकाश में सरलोलक, डी में है वायु में गति करता कोई बिंदु द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जल में निमज्जित सरलोलक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i वेक्टर प्लस 4i वेक्टर, इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। मॉड ए वेक्टर बराबर, जब 2 संख्या आपको दिखाई दिया रहे, यानी 2 वेक्टर आपको दिखाई हुआ, माने दोनों प्लस रहे या फिर माइनस रहे, आपको क्या करना है कि एक को x मान लेना है, दूसरा को y मान लेना है। ठीक है, और 3 गो रहेगा तो z भी मान लेना है। और क्या करना है
एक के लिए आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर करना है और दूसरा के लिए वाई स्क्वायर करना है। प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जो अचर पद होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई किसको मानना है, तो 4 को मानना है, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिएगा 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 आप प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25, और 25 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि मान के चलिए यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है, लेंस। कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस, इस प्रकार का लेंस है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसके फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर जो है वह 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। इसका देखिएगा यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर एफ बराबर हो गया, यू बराबर कितना हो गया, यू बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इधर जो होता है ना, लेंस के इधर जो होता है निगेटिव होता है, और उधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए कि दर्पण सूत्र से हम लोग देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो 1/f यानी 1/30 बराबर माइनस में 1/30, क्योंकि u का मान कितना है, माइनस में है, प्लस में 1/v, v का वैल्यू निकालना है। माइनस में उधर 1/30 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1/30 प्लस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 30 एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा 1 का 1 2, अब बटा 1/v बराबर 1/v, 2 से काटेंगे 15 बार में, यानी v बराबर कितना हो गया, तो 15 हो गया। और 15 क्या आया, तो देखिए 15 जो आएगा इधर बनेगा, क्योंकि प्लस में आया तो इधर बनेगा, तो 15 इधर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, यानी दर्पण से पीछे 15 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉनों को संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाती है, तो वह समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटास एलम का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पोटास एलम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप जानते होंगे C+O2 बराबर क्या होता है, CO2 होता है, CO2 होता है, ठीक है, CO2 होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, प्लस में O कितना होता है, तो 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 कार्बन में है और 32 जो है ऑक्सीजन में हो गया, तो टोटल 44 हो जाएगा, यानी 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कितना, तो 44 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, तो 44/12, तो 30 ग्राम का वैल्यू पूछा है, 30 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 44/12 गुने 30, 3 से 3 चौके 12 और 3 से 3 दहाई 30, 4 से काटेंगे 11 चौके 44, 11 गुने 10 यानी 110, 110 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कलर चेंज कर लेने दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, निम्नलिखित 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी वायु जो है चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह चूने के पानी को क्या करता है, सफ़ेद बना देता है, यानी दूधिया बना देता है। आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, है ना, या फिर 10th में भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का कौन होता है, जल से हल्का जो होता है वह सोडियम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सोडियम जो होता है वह जल से हल्का होता है, तैरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, सोडियम। थोड़ा सा इसमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये हट नहीं पा रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में सोडियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती है। तो अच्छा ईंधन जो होता है उसका विशेषता क्या होता है, तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर जलेगा तो कुछ देर तक के जलेगा, कुछ समय तक के। बी में ईंधन को जलाने पर काफ़ी मात्रा में राख, धुआं तथा अन्य विषैले गैसें नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अगर जिससे उत्पन्न होगा वह अच्छा ईंधन तो होगा नहीं, है ना, तो ये चीज़ नहीं उत्पन्न होना चाहिए, तो सही बात बोल रहा है। सी में देखिए कि प्रज्वलन ताप कम होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी डी में आपका है सभी, तो बिल्कुल सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो ब्रायोफाइलम में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यानी डैश डैश, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में जो होता है वह क्या होता है, तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी जो नया जीव जन्म लेता है वह माता पिता के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाप अंगार गैस यानी जल गैस किसका
संयोजन है। तो भाप अंगार गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, यानी CO और H2 का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो किसने किया था? तो DNA का जो संश्लेषण किया था वह खुराना साहब किए थे। कौन? हरगोविंद खुराना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो देखिए सरल अस्थायी ऊतक इसमें से कौन नहीं है? तो जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। तो कौन होता है? तो इसका जाइलम जो होता है वह सरल अस्थायी ऊतक नहीं होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।